तो यस, हेलो चैंपियंस, डे नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर 2। एंड ये लेक्चर में फिर से हम लोग जुड़ेंगे अगेन 1D के साथ। यस, हम लोग जुड़ेंगे बच्चा लीनियर मोशन के साथ। आज हम लोग को देखना है रेक्टिलिनियर मोशन। पर ये रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर आप लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया था, करेक्ट है। अब वही टॉपिक को पकड़ के अगला वाला जो पढ़ा आएगा, यानी कि अगला वाला जो टॉपिक है, हम लोग वो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज बेसिकली पहले सेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो मैं आपको इतना कहूंगा कि फर्स्ट सेशन जो है हम लोग का, वहां पर लगातार 3 टॉपिक्स है और ये तीनों के तीनों टॉपिक रिलेटेड टू है वेलोसिटी, रिलेटेड टू है एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। बात समझा? तो आप लोग को 3 टॉपिक्स मुझे पढ़ाना है और वो 3 टॉपिक रहेगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन के बारे में। सो सबसे पहला टॉपिक आप लोग लिखोगे जहां पर आएगा, ये कह दिया मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, और ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग का रहेगा जिसे कहेंगे हम लोग, सर ये रहेगा मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी एंड यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद जो एक्सीलरेशन है एंड जीरो एक्सीलरेशन। ओके सर, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सीलरेशन जब होता है तो वही टाइप के मोशन को कहा जाता है, किस टाइप का मोशन, यहां पर कहते हैं हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन रहेगा हम लोग के पास? यूनिफॉर्म मोशन। ओके सर, जहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है एंड जीरो एक्सीलरेशन है तो वहां पर आपके पास आता है यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में एग्जैक्टली क्या क्या इक्वेशंस बनेंगे, ये आज हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, सर सपोज एक कार लिया मैंने यहां पर ऐसे, और ये कार तुम लोग का मोशन में है। सपोज कार तुम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। सर ये जो कार है, कार का वेलोसिटी जो आ रहा है, ये वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये कार जो है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कॉन्स्टेंटली जा रहा है। ओके, जब ये कार का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा यानी कि फिक्स्ड होगा, तो बट ऑब्वियस यहां पर एक्सीलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा? 0। ओके, तो इसके लिए मैंने यहां पर टाइटल रखा है कि आपके पास क्या है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी है एंड जीरो एक्सीलरेशन है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सीलरेशन के टर्म्स में अगर मैं जाऊं तो आपके पास क्या क्या काइनेमेटिक के इक्वेशंस के अंदर चेंज होगा, ये देखना है। तो देखो मैंने क्या कर दिया बच्चा, सबसे पहला जो इक्वेशन था हम लोग के पास, जैसे मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर जाऊं तो वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा, सर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट है सर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में चेंज होता है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। सर अगर मैंने ये dt वाले टर्म्स को यहां पर जाके शिफ्ट किया तो आप लोग को मिल जाएगा यहां पर वेलोसिटी इनटू व्हाट, dt इज इक्वल टू यहां पर आता है d ऑफ x। ओके, यानी कि आपका एक टर्म मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, dt वाला टर्म। ओके, फिर से आप लोग यहां पर देखोगे, जब मैंने यहां पर लिख दिया कि आपके पास ये जो dt मिला है, ये dt और dx ये सबसे छोटे वाले वैल्यूज है, बहुत मिनिमम वाले वैल्यूज है। तो ये सर मिनिमम वाले वैल्यूज के अंदर उसको मिनिमम न रख के हम लोग को उसको बड़ा करने का है। बड़ा करने का इसका मतलब मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो dt वाला था यानी कि स्मॉल चेंज इन टाइम एज वेल एज dx यानी कि स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल वाले पार्ट को हम लोग बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने सिंपल रख दिया, सर अगर मैंने dt को वो जगह पे भेज दिया तो dt वो साइड पे जाने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी इनटू dt इज इक्वल टू आता है d ऑफ x। ओके, बड़ा करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का रूल आता है जिसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू व्हाट dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट d ऑफ x, मैंने ये मेंशन कर दिया। ओके, पर सर इंटीग्रेशन में बड़ा करना है तो कितना बड़ा करना है, उस पे भी कुछ तो लिमिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट भी सेट करेंगे। सर लिमिट क्या होगा? जब मैं इनिशियल लेवल का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल लेवल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि x0 एंड फाइनल लेवल का जो डिस्प्लेसमेंट आता है जिसको कह दिया मैंने x फाइनल लिखो, या फिर मैंने यहाँ पर x1 मेंशन कर दिया। ओके सर, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो ये वाले साइड का लिमिट क्या चेंज होगा? तो सबसे पहली बात,
सर वेलोसिटी तो आपने कांस्टेंट बोला है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का नियम है। तो वेलोसिटी निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन में रहेगा आपके पास सिर्फ dt, और ये dt का जो लिमिट आता है वो लिमिट आपके पास रहेगा बच्चा, वो लिमिट रहेगा इनिशियल लिमिट टाइम का, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके फाइनल टाइम कितना जाता है वो अननोन है, इसके लिए मैं वहां पर t पकड़ लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं तो कितना आएगा? सर देखो ना, वेलोसिटी एज इट इज बाहर रख दिया मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 प्रेजेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल dt ये कितना आएगा? इट इज सिंपल एज t। सर यहाँ पर ये t निकल गया, इसका अपर लिमिट इज स्मॉल t, लोअर लिमिट इज अगेन 0, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन 1 प्रेजेंट है, कुछ नहीं मतलब, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा? तो विथ रिस्पेक्ट टू dx इट इज सिंपल एज x। यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो अपर लिमिट इज x1 या फिर x फाइनल, और इनिशियल लेवल तुम लोग का कितना है? x0। अभी एक ही चीज करना है, यहाँ पर ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ये वेरिएबल्स के अंदर जाके पुट कर दो, तो वेरिएबल्स के अंदर पुट करने के बाद आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा बच्चा, v इंटू वॉट, ये t के जगह पर एक बार अपर लिमिट यानी कि t माइनस ये t के जगह पर एक बार लोअर लिमिट यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? सर ये x के जगह पर फिर से हम लोग लिखेंगे एक बार अपर लिमिट यानी कि x1 माइनस, सर ये x के जगह पर एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस कितना आएगा? x0। अब मैं आपको ऐसे कहूंगा कि यहाँ पर हम लोग ने जो निकाला है वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने लिखा दिया इसको यार डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को बोला जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन। ओके, सो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? सर वेलोसिटी इनटू क्या आ जाएगा? ये टाइम, तो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? v इंटू वॉट टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन, या फिर हम लोग सिंपल कहेंगे सर यहाँ पर चेंज इन पोजीशन लिखो, या फिर तुम लोग लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू व्हाट टाइम, यानी कि ये इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन कब बनेगा? ये इक्वेशन बनता है जब आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है एंड जीरो एक्सीलरेशन है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो एकदम बात क्लियर रखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन में टाइम। ओके सर, ये है फर्स्ट पार्ट मोशन के अंडर का। वैसे ही मेरे पास सेकेंड पार्ट है, जिस सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं तो सेकेंड पार्ट आपका ऐसा बनता है। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या कर दिया सर, पहले पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट था, इसके लिए एक्सीलरेशन 0 है, पर ये सेकेंड पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये सेकेंड पार्ट में मैंने वेलोसिटी जो लिया है वो वेलोसिटी को मैंने वेरिएबल पकड़ा है। ओके, वेरिएबल इसका मतलब क्या सर? वेलोसिटी आप लोग का चेंज हो रहा है, पर मैंने यहां पर लिख दिया कि आपका जो एक्सीलरेशन है, सर ये एक्सीलरेशन क्या है मेरे पास? तो एक्सीलरेशन मेरे पास बच्चा कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मेरा चेंज नहीं हो रहा है, पर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या फिर वेलोसिटी मेरे पास वेरिएबल है। जब ऐसे होगा वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तब यहाँ पर काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या इक्वेशंस बनेंगे वो सबसे पहले देखने का हम लोग को। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो बेसिकली वी नो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला आता है, एक्सीलरेशन यानी कि a इज इक्वल टू क्या आता है बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट है, a इज नथिंग बट dv बाय dt। पर सर क्या ये फॉर्मूला को मैं और मॉडिफाइड कर सकता हूं क्या? हाँ बच्चा कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने एक्सीलरेशन को एज इट इज रख दिया, बराबर है। सर ये dv था, dv को भी मैंने एज इट इज रख दिया, करेक्ट है। ये dv के जगह पर हम लोग सिंपल बोलेंगे, यहाँ पर dv को थोड़ा सेपरेट कर दिया और dt को यहाँ पर लिख दिया। ओके, dt को थोड़ा यहाँ पर लिख दिया, dv को थोड़ा यहाँ पर लिख दिया, और ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है, ये ब्रैकेट्स या फिर ये बॉक्सेस के अंदर अभी मुझे पुट करना है वैल्यूज। और मैं वैल्यू को कैसे पुट करूं? देखो फिर यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट dv डिवाइडेड बाय dx इनटू मैंने लिख दिया dx डिवाइडेड बाय व्हाट dt। क्या कर दिया मैंने सर? बेसिकली मैंने यहाँ पर dx वाले वैल्यू से ये जो आप लोग का राइट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको मल्टीप्लाई भी किया, उसको डिवाइड भी किया। करने की क्या जरूरत है बच्चा? एकदम सिंपल सी बात है, मुझको एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बनाने का है, शायद से वो फॉर्मूला मुझे कभी तो काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।
ओके तो मैंने बस सिंपल सा इक्वेशन रखा था, आपके पास ये सेम पैरामीटर था, ये सेम पैरामीटर को मैंने dv बाई dt को बस dx से मल्टीप्लाई किया एज वेल एज dx से डिवाइड भी किया। तो उसको अरेंज करूं तो ऐसे बनेगा डेल्टा v डिवाइड बाई dx इंटू डेल्टा x डिवाइड बाई व्हाट dt। कुछ फर्क गिरेगा, कुछ फर्क नहीं गिरेगा, वैसे भी ये कैंसिल होगा। ओके तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब देखो क्या है, ये dv बाई dx मैंने एज इट इज रहने दिया, सो dv बाई dx इनटू वी नो dx बाई dt, ये जो पूरा पार्ट है dx बाई dt का, dx बाई dt यानी कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ पर dx बाई dt को मैं लिख सकता हूँ बच्चा, ये कौन सा पैरामीटर है मेरे पास, वेलोसिटी का पैरामीटर है। तो आपके पास नया इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बन गया, ये वेलोसिटी को इसके थोड़ा आगे लिखो, तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लीकेशन में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि a इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dv डिवाइड बाय dx। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला को हम लोग को यूज करने का न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। ओके ओके तो ये फॉर्मूला पूरा आप लोगों ने नोट डाउन किया रहेगा। अब ये फॉर्मूला अगर नोट डाउन किया है तो हम लोग को सेम प्रोसीजर यूज करना है, और सेम प्रोसीजर यूज करके हम लोग को बेसिकली s इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ वॉट, at स्क्वायर, ये प्रूफ करना है या फिर इसको डिराइव करना है। सिमिलरली हम लोग को काइनेमेटिक का जो सबसे पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at, मुझे उसे भी दिखाना है। ओके तो करते हैं स्टार्ट फिर सर। अगेन हम लोग का सेकेंड टाइप ही चालू है। सेकेंड टाइप में मेरा वेलोसिटी क्या था, वेरिएबल था, और मेरा एक्सीलरेशन था बच्चा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करेंगे, अगेन सेम काइनेमेटिक के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज करेगा। यहाँ पर देखो क्या बच्चा, we know acceleration is equal to what, sir acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to what time, करेक्ट है। हम लोग को काइनेमेटिक का सबसे पहला इक्वेशन बनाने का, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला इक्वेशन, क्या एडजस्टमेंट करूं सर, सिंपल सा एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ये जो dt वाला जो टाइम है, dt को मैंने यहाँ पर जाके शिफ्ट कर दिया। जब dt वहां पर जाके शिफ्ट होगा तो आपके पास आएगा a इंटू वॉट dt इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, दिस इज नथिंग बट वॉट, डेल्टा v, करेक्ट है। अब मैं फिर से यहाँ पर बोल सकता हूँ सर dt यानी कि छोटू सा चेंज इन टाइम, डेल्टा v यानी कि फिर से स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। पर ये छोटे टर्म में ज्यादा मजा नहीं आता है, तो क्या करेंगे बच्चा, ये छोटा वाला टर्म को बड़ा करने का है। तो स्मॉल टर्म को अगर बड़ा करना है तो इसका मतलब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फिर से इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू वॉट dt इज इक्वल टू आएगा, यहां पर भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, डेल्टा v, करेक्ट है। पर सर इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन नियम है, इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा एंड वो कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो कांस्टेंट टर्म लोग को हम लोग आउटसाइड निकालते हैं इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आएगा आउटसाइड में। तो इंटीग्रेशन ऑफ आएगा ये dt इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं फिर से देखूं तो आएगा आपके पास इंटीग्रेशन में व्हाट, डेल्टा v। ओके सर ये तो बन गया, पर इंटीग्रेशन में ना आप लोग को लिमिट भी सेट करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिमिट कैसे सेट करेंगे, तो देखो बच्चा, जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में आपका हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, और ये जा सकता है मैक्स टू मैक्स फाइनल वेलोसिटी यानी कि v तक। स्टार्ट होता है u से, रीच होता है तुम लोग का फाइनल वेलोसिटी यानी कि v तक। तो बच्चा जब इनिशियल वेलोसिटी u था, इसका मतलब वहां पर टाइम कितना रहेगा, 0। सर टाइम 0 है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना होगा बच्चा, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपका टाइम रहेगा बच्चा सिंपल एज t वाला टाइम। ओके तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे सर, देखो ना a वाला टर्म है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है, मतलब वहां पर मैं 1 बोल सकता हूँ। ओके सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू द dt, 1 का अगर मैंने इंटीग्रेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू द dt, इट इज सिंपल एज t। यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट आपके पास 0 है। ओके इज इक्वल टू, सर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो ये 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द डेल्टा v, इट इज सिंपल एज v। सर यहाँ पर अपर लिमिट इज अगेन v एंड लोअर लिमिट इज u। तो क्या करोगे,
सो एकदम सिंपल सा टास्क है। अभी ये जो वेरिएबल्स हम लोग ने फाइंड आउट कर दिए हैं, ये वेरिएबल्स में आपको एक बार अपर लिमिट पुट करना है बच्चा, फिर माइनस करोगे एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो क्या होगा सर, देखो ना, ये t के जगह पर इसका अपर लिमिट जाएगा t, माइनस फिर से इसका लोअर लिमिट यानी कि 0, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू, सर यहाँ पर फिर से वेलोसिटी है, यहाँ पर फिर से उसका अपर लिमिट जाएगा, अपर लिमिट यानी कि फिर से v, माइनस लोअर लिमिट यानी कि फिर से आएगा बच्चा u। तो आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला आ गया a इंटू वॉट t इज इक्वल टू आता है v माइनस ऑफ u। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका है? सो ये फॉर्मूला को अगर थोड़ा मॉडिफाई करूं ना बच्चा, देखो ना, ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करते तो क्या मिलेगा, a इंटू टी इज इक्वल टू, सर ये वेलोसिटी है, ये माइनस यू है, करेक्ट है। माइनस यू को मैंने इक्वल टू के वो साइड में जाके शिफ्ट करवाया, जब माइनस यू यहाँ पर चला गया तो बेटा प्लस बनेगा, तो थोड़ा यहाँ पर लिखता हूं मैं ये साइड में, सर देखो क्या बनेगा, फिर यहाँ पर आता है बच्चा v इज इक्वल टू यू प्लस लिख दिया बच्चा मैंने क्या, 80। शायद से आपने देखा रहेगा, तो ये मेरे पास काइनेमेटिक का सबसे पहला इक्वेशन है, और ये काइनेमेटिक को इक्वेशन को देख के हम लोग को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी डिराइव करना है। ओके, तो शिफ्टिंग का पूरा सब लोग को समझ गया रहेगा। तो वही फिनोमिना को पकड़ के मैं अभी अगला पार्ट में जा रहा हूं। देखो अभी अगला पार्ट क्या आएगा बच्चा, सर जैसे ये फर्स्ट काइनेमेटिक का इक्वेशन मिल गया हम लोग को, यही काइनेमेटिक का इक्वेशन को पकड़ के मुझको सेकेंड काइनेमेटिक का इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सेकेंड इक्वेशन पर एग्जैक्टली क्या है सेकेंड इक्वेशन? सर सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास आता है s इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली यू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट, ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को अगेन प्रूफ करने के लिए तो हम लोग यही फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज करेंगे और फर्स्ट वाले इक्वेशन को आगे आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सर देखो अभी सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने का है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे सर? बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है वो है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन, करेक्ट है सर। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एंड a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम। ओके सर, वी नो द बेसिक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि वेलोसिटी, करेक्ट है। तो बच्चा ये जो v है, ये v के जगह पर लिख सकता हूं मैं dx डिवाइडेड बाय व्हाट, dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये कितना है आगे u प्लस आगे कितना है बच्चा t है, करेक्ट है। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे सर? सिंपल सी बात है, ये जो dt वाला पार्ट है ना उसको वहां पर जाके शिफ्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा d ऑफ x इज इक्वल टू, सर ये dt पूरा ब्रैकेट को लग जाएगा, यानी कि u प्लस ए टी को पूरा का पूरा dt लग गया, बराबर है। अब हम लोग सिंपल बोलेंगे सर यहाँ पर ये dt को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखो, तो आपको मिल जाएगा d ऑफ x इज इक्वल टू कितना बच्चा, सर u इंटू वॉट dt, प्लस मैं लिखू यहाँ पर a इंटू टी इंटू वॉट dt। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस ब्रैकेट को पूरा ओपन किया, dt के साथ ओपन किया है। ओके, अभी नेक्स्ट फिनोमिना क्या आएगा सर? फिर से हम लोग का सेम डायलॉग है। जैसे आप यहाँ पर देखते हो ये dx यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा टाइम है, बराबर है। ये पूरा का पूरा स्मॉल पैरामीटर वाला फंडा है, तो हम लोग को चाहिए बड़ा। तो क्या करेंगे बच्चा? अप्लाई करेंगे फिर से इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लग गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर लग गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर लग गया। ओके सर, अभी ये इंटीग्रेशन तो लग गया। अभी इंटीग्रेशन लगने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? तो थोड़ा मैं यहाँ पर जाऊंगा, थोड़ा सेक्शन को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर सेम इक्वेशन को मुझे पकड़ने का है सर, और सेम इक्वेशन को पकड़ के मुझको फिर से सॉल्व करने का है। देखो क्या मैंने लिख दिया था यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू द dt, प्लस मैंने बोल दिया था इंटीग्रेशन में कितना बेटा, a इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू द व्हाट dt। ओके, इंटीग्रेशन का लिमिट सेट करना ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं सबसे पहला टाइम का कंसिडरेशन पकड़ू तो यहाँ पर टाइम बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर टाइम हो सकता है तुम लोग का 0 इनिशियल टाइम, करेक्ट है। फाइनल कितना जा सकता है टाइम? तो फाइनल जा सकता है बच्चा t तक वाला टाइम, करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास x0,
जैसे टाइम t इज इक्वल टू टी बन गया तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना रहेगा, लेट्स से मैंने बोल दिया x1, कुछ तो वैल्यू पकड़ना पड़ेगा, मैंने x1 पकड़ लिया, करेक्ट है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, अगर इसका इंटीग्रेशन में परफॉर्म करूं ना तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू द dx इज सिंपल x, यार अपर लिमिट इज कितना है x1 एंड लोअर लिमिट कितना है बच्चा 0 इज इक्वल टू, सर यहाँ पर u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी है, बराबर है। वो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दिया, सर यहाँ पर अंदर बच जाता है 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द dt इट इज सिंपल एज t, सर यहाँ पर अपर लिमिट कितना है t, लोअर लिमिट कितना है 0, प्लस मैंने पहले ही बताया था हम लोग जो कर रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन आपका टोटली कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो a को बाहर निकाल, यहाँ पर रहेगा फिर से t, सर पर ये t का पावर तो 1 है ना, तो हम लोग ने इंटीग्रेशन में बहुत बार पढ़ा है, कौन सा रूल था रे वो, शायद से ऐसा कुछ तो रूल था, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन अगर मैं परफॉर्म करूं तो आता है x रेज़ टू व्हाट n+1 डिवाइड बाय व्हाट n+1। यहाँ पर देख t का पावर कितना है सर, t का पावर इज 1, जब t का पावर 1 रहेगा तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो यहाँ पर t का पावर इज 1 तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1+1 यानी कि t स्क्वायर बनेगा, ये t स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा सर, t स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 एंड इसका अपर लिमिट जो है मेरे पास आता है t, लोअर लिमिट आता है मेरे पास 0। कुछ नहीं बचा है अभी, बस इतना ही बचा है, यहाँ पर आप लोग को अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जाके पुट करने का है। तो x के जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट कर दिया तो x1 माइनस ये x के जगह पर लोअर लिमिट पुट कर दोगे, लोअर लिमिट क्या था मेरे पास x0 था, करेक्ट है। सो x0 इज इक्वल टू, सर ये u एज इट इज, ये t के जगह पर एक बार अपर लिमिट यानी कि t माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि 0 प्लस तुम लोग का a एज इट इज है, फिर से t का स्क्वायर है, t के जगह पर फिर से आपको t पुट करने का है, यानी कि कितना बन जाएगा बच्चा ये t स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, देखो कैसे, सर x1 माइनस x0 इज इक्वल टू u इंटू वॉट t प्लस बोल दिया मैंने यहाँ पर हाफ टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट t स्क्वायर, आ गया इधर तक। सर x1 माइनस x0 ये जो पूरा टर्म है इसे कहते हैं हम लोग डेल्टा x यानी कि चेंज इन पोजीशन और वी कैन से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू बनता है ut प्लस आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ a d स्क्वायर, हो गया बच्चा। यही तो हम लोग को सेकंड इक्वेशन में बताने का था, यही तो हम लोग को एक्चुअल में काइनेमेटिक का सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने का था, करेक्ट है। तो अभी पूरा बात को आप लोग समझेंगे, ये पूरा डेरिवेशन को आप लोग समझेंगे, ये डेरिवेशन को पूरा एक बार देख के लो, पूरा एक बार छाप के लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी प्रूफ किया है, वहां पर जाके मैंने प्रूफ कर दिया बच्चा x इज इक्वल टू वॉट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला। ओके, सो एक बार पूरा कंप्लीट करके लोगे। ओके, अगर चैंपियंस ये दो इक्वेशन आपके काइनेमेटिक्स के अगर हो गए रहेंगे तो हम लोग को प्रूफ करने का है थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशंस भी। तो थर्ड काइनेमेटिक के इक्वेशन के लिए हम लोग जाएंगे, आपको सबको पता है थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशन क्या था भाई, थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशन, सर थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशन था हम लोग के पास, जैसे हम लोग डिराइव करेंगे तो मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा थर्ड काइनेमेटिक के इक्वेशंस को, यानी कि हम लोग को प्रूफ करने का है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट s। ओके, ये काइनेमेटिक का मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, इसके लिए प्रूफ करेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे बच्चा, अभी सिंपल सा लॉजिक था हम लोग के पास, हम लोग ने जब ये डिराइव किया था तो एक फॉर्मूला था a इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dv डिवाइडेड बाय वॉट d ऑफ x। ओके, यही सेम फॉर्मूला को यूज करके मैं काइनेमेटिक के थर्ड इक्वेशन के ऊपर जाऊंगा। देखो कैसे, सर यहाँ पर जो dx है ना, ये dx को हम लोग एक काम करते हैं, dx को मैंने वहां पर भेज दिया, करेक्ट है। तो आपके पास मिल गया एक्सीलरेशन मल्टीप्लीकेशन में d ऑफ x इज इक्वल टू v इंटू वॉट डेल्टा v आपके पास बन गया, करेक्ट है। अभी यहाँ पर फिर से dx यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dv यानी कि स्मॉल वेलोसिटी है। फिर से छोटे में इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ा कुछ करना है, तो बड़े करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज कर दिया। सर इंटीग्रेशन तो लगा रहे हो, पर ये जो इंटीग्रेशन है ये लगता है एग्जैक्टली वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल मेरे पास डिस्टेंस है, वेरिएबल मेरे पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो मैंने पहले ही बोला है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है,
जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन में आएगा ये सिंपल डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सर ये आता है इंटीग्रेशन में वी विद रेस्पेक्ट टू द व्हाट डेल्टा वी। माय डियर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेट करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर डिस्टेंस है तो यहाँ पर मैंने बोल दिया x नॉट, यानी कि तुम लोग का लोअर लिमिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड x1 पकड़ लिया मैंने फाइनल लिमिट। ओके सर, यहाँ पर वेलोसिटी का क्या बनेगा? बार बार कहते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट v। सर यहाँ पर a को मैंने एज इट इज रख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 प्रेजेंट है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं dx निकालूं तो इट इज सिंपल एज x। सर यहाँ पर अपर लिमिट कितना है? अपर लिमिट इज x1, लोअर लिमिट इज x नॉट इज इक्वल टू, सर यहाँ पर वेलोसिटी का पावर मेरे पास 1 है। फिर से मैं इंटीग्रेशन के रूल्स को यूज करूंगा। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चा? दिस इज सिंपल एज x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर आता है v प्लस 1 प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पर अपर लिमिट है मेरे पास v का, फाइनल लिमिट है मेरे पास u का। ओके सो v एंड नीचे कितना आया? इनिशियल लिमिट इज u। क्या करोगे? सिंपल सिंपल लिमिट पुट करने का है बच्चा। अभी मेरी वेट नहीं करोगे आप लोग के पास सब कुछ है, आप लोग फटाफट 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 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट करोगे तो कितना आएगा? a एज इट इज निकल गया। x के जगह पर अपर लिमिट यानी क्या आता है? x1 माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जाऊँ तो ये v है, v के जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट कर दोगे आप लोग तो ये बन गया v स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 माइनस ये v के जगह पर आप लोग को एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, यानी कि लोअर लिमिट आएगा आपके पास u स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2, यानी कि ये पूरा इक्वेशन बन गया कुछ ऐसे। सर x1 माइनस x नॉट इज नथिंग बट डेल्टा x, तो यहाँ पर आएगा a इंटू वॉट डेल्टा x इज इक्वल टू, ये आता है v स्क्वायर। ओके मैंने थोड़ा 2 को कॉमन निकाल दिया तो v स्क्वायर माइनस मैंने बोल दिया u स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट 2। सर ये 2 को जरा यहाँ पर भेज दो तो आपके पास देखो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था 2 टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट डेल्टा x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैंने माइनस u स्क्वायर को भी ये साइड में भेज दिया बच्चा, तो आप लोग को फाइनल इक्वेशन मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट डेल्टा x। ये है काइनेमेटिक का हम लोग के पास आया हुआ थर्ड इक्वेशन। तो माय डियर चैंपियंस, ये काइनेमेटिक के इक्वेशंस को यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 3 इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशंस को हम लोग को यूज करना है और बार 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 यूज करना है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ये इक्वेशन के ऊपर कंफर्म होते ही है। एंड यही 3 इक्वेशन के साथ साथ जो हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, s ऑफ n का इक्वेशन जो था s ऑफ n इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन को भी आप लोग एक बार देखोगे। ओके ये इक्वेशन को भी हम लोग को यूज करना है और यही इक्वेशन को यूज करके आपके काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सम्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ये सॉल्व होते जाएंगे। ओके तो हम लोग का अगला जो टर्म आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक बेसिकली ये एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला, आपके 3 काइनेमेटिक के इक्वेशन वाले फॉर्मूलेस इसी के ऊपर रहेंगे जो आता है मोस्टली फ्री फॉल कंडीशन के अंदर। ओके तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करोगे एकदम प्रॉपरली एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके अब ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन होने के बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिसके ऊपर हम लोग को अटेंशन देना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके तो देखो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, थोड़ा आप लोग का अटेंशन रहेगा। आप लोग इसको एज अ शॉर्टकट टेक्निक्स बोल सकते हो, ये शॉर्टकट टेक्निक्स को आप लोग यूज कर सकते हो उसको। ओके तो बेसिकली हम लोग चलेंगे, देखो अभी आगे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ओके देखो क्या आ गया, सबसे पहला पॉइंट उसने मेंशन किया है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। देखो इंपॉर्टेंट है पूरा पार्ट है, ये कंडीशन है या फिर एक सिंपल केसेस है जो आप लोग को नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक के अंदर। वो केस ऐसा है कि कोई भी बॉडी है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट,
एक बॉडी है जो बॉडी रेस्ट से यानी कि जीरो वाला पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, एंड जो बॉडी मूव कर रहा है उसका जो एक्सीलरेशन है ये क्या है आपके पास, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ओके, देन वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। ओके, ये कितना डिस्टेंस कवर अप करता है और कितने टाइम में करता है, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यह आज का सबसे बड़ा शॉर्टकट का टेक्निक है, प्लीज बात को समझ के लो बच्चा। मैंने बोला है s मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, t मतलब क्या है टाइम का स्क्वायर। ओके, कंडीशन क्या है, कंडीशन को रीड करो, कंडीशन को प्रॉपरली समझो। तो कंडीशन के ऊपर पूरा अटेंशन। कंडीशन क्या था, जब बॉडी कोई भी रहेगा वो स्टार्ट होता है रेस्ट से, रेस्ट वाला कंडीशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जाता है, तो वहां पर डिस्टेंस एंड टाइम का जो प्रोपोर्शनलिटी बोला था वो सिंपल था, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी स्क्वायर। इसके एक छोटू सा एग्जांपल अगर देना चाहा तो मैं आपको छोटू सा एग्जांपल दूंगा। देखो यहाँ पर ही मेंशन कर दिया है, ये बुकलेट के अंदर ही छोटू सा एग्जांपल है। Suppose, so we can say that the ratio of distance covered in 1 second, in 2 second and in 3 second. Okay? टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड का टाइम है, 2 सेकेंड का टाइम है, 3 सेकेंड का टाइम है। इसमें डिस्टेंस कवर अप कितना रहेगा, फॉर्मूला ये बताता है s is directly proportional to t स्क्वायर। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो कितना रहेगा, 1, 4 एंड 9। ये डायरेक्टली बनता है विदाउट, जो हम लोग बोलते हैं ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन बनेगा ये पूरा पार्ट। बस इतना ही दिमाग में रखो, कंडीशन क्या है, बॉडी स्टार्ट होना चाहिए रेस्ट से, यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी स्क्वायर। ये फंडा को आप लोग को भूलना नहीं है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के ऊपर जाएंगे बच्चा हम लोग। देखो अभी सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट उन्होंने मेंशन कर दिया कुछ ऐसे। सर उन्होंने बोला है कि आपके पास इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बॉडी है रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है एंड बॉडी के पास क्या बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करता है, तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर अप होता है उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, nth सेकेंड का जो पार्ट बनेगा, यानी कि हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। ओके, प्लीज जरा बात को समझेंगे आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करूं, लेट्स से कार है, ये कार ऐसे मोशन में है तुम लोग का। ओके, कार तुम लोग का आगे आगे बढ़ रहा है, कार के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ओके, एंड कार इनिशियली यानी कि u का वैल्यू रेस्ट से चालू हुआ है, मतलब u का वैल्यू 0, तो वहां पर 5th सेकेंड में आपका कार कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे, डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, n का वैल्यू कितना था 5th - 1, तो यहाँ पर आएगा s of phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 into 5 - 1 यानी कि 4, 4 into 2 यानी कि 8, यानी कि s of phi का वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चा, 8 मीटर तक जाएगा। ओके, तो ये शॉर्टकट टेक्निक से, शॉर्टकट फॉर्मूलेज है जो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है एंड क्वेश्चन को समझने के बाद अप्लाई करने का है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या आएगा, जब कोई भी कार है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहां पर वो कार ने nth सेकेंड्स के लिए कितना डिस्टेंस कवर अप किया। जैसे हम बोल सकते हैं 20 मिनट्स के बाद कार ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 30 मिनट के बाद कार ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो वो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेकंड्स के अंदर। और फॉर्मूला एकदम सिंपल बताया मैंने, s of n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट के अंदर 2n-1, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कंडीशन नंबर सेकंड, या फिर हम लोग सिंपल कहते हैं ये सेकंड वाला पार्ट है आप लोग का इक्वेशन का। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो स्टेटमेंट लिखते जाने का, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये तुम लोग का शॉर्टकट वाला पार्ट है, ये तुम लोग को बार बार एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने को हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो मैंने क्या बोला है, अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी u
इज स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस। सर एक बॉडी है या फिर लेट्स से कार है, जो कार जा रहा है ये वाला स्पीड से, ओके, यू वाले स्पीड से, ये कार ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो बॉडी बट ऑब्वियस क्या करेगा, रुकने को ट्राई करेगा, बराबर है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u इज स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। इसने ब्रेक तो अप्लाई कर दिया, पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी उसने ऑलमोस्ट s वाला डिस्टेंस को कवर अप कर लिया, ओके। इफ द सेम बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ u, वही बॉडी है उसके इनिशियल वेलोसिटी के कुछ गुना जा रही है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन वहां पर उसने क्या किया है, सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देन इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ n स्क्वायर ऑफ s। तो सर ये बात को एकदम सिंपल तरीके से समझ के लेंगे हम लोग, प्लीज जरा समझो ये फॉर्मूला को, जरा समझो, क्योंकि ये फॉर्मूला अगेन एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। बेटा सिंपल कह दिया बेटा, यहाँ पर एक कार था इनिशियल पोजीशन पे, कार यहां से चल रहा था, कार के पास कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी था और वो इनिशियल वेलोसिटी मैंने कह दिया u। पर सपोज ये पोजीशन पे आने के बाद कार को मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक, तो कार कहां पर रुक गया, तो कार रुक गया यहां पर, लेट से s वाला डिस्टेंस आके कार रुक गया, यहां पर आके स्टॉप हुआ है, ओके। अब यहां पर ये फॉर्मूला या फिर ये शॉर्टकट क्या बताता है आपको, वही कार है, वही कार का अगर वेलोसिटी कुछ तो टाइम्स है, कितना टाइम्स है, तो उसने कह दिया इंस्टेड ऑफ u इसका वेलोसिटी है n टाइम्स ऑफ u। तो ये कार सेम पोजीशन पे, मतलब इधर आके ही उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो कार इधर तो नहीं रुकेगा, बट ऑब्वियस वेलोसिटी बढ़ गया, तो वेलोसिटी बढ़ गया तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना ज्यादा जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट s। कितना ज्यादा जाएगा बच्चा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। बॉडी का अगर u का वैल्यू सपोज पकड़ लिया मैंने 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉडी आगे जाके रुकता है, मैंने बोल दिया 5 मीटर के ऊपर आके रुकता है ब्रेक अप्लाई होने के बाद। अब वही बॉडी का वेलोसिटी मैंने इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, यानी कि u का वैल्यू बन गया बच्चा 10, यानी कि हम लोग सिंपल बोलते हैं 2 into 5, यानी कि n का वैल्यू कितना है इसमें, n का वैल्यू मेरे पास 2 है। तो यहां पर सेम पोजीशन पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कार, वो बॉडी कितना डिस्टेंस तक जाके रुकेगा, तो फॉर्मूला सिंपल है सर, n का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 4, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, ये आएगा आपके पास 4, सर 4 इंटू व्हाट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर अप किया था 5, यानी कि 4 5 20 मीटर पे गाड़ी जाके रुकेगा। देखो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आप लोग को यूज करने का एमसीक्यूज के लिए, ये शॉर्टकट के ऊपर बहुत सारा काम चलने वाला है, क्योंकि करेक्ट है। तो शॉर्टकट बताता है डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक, ये होता है n ऑफ u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के कितने टाइम्स है, इज इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ n। ये फॉर्मूला आप लोग को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ओके। अभी देखो ये फॉर्मूला नोट डाउन हो गया है आपका। अभी फॉर्मूला नोट डाउन होने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, वो रहेगा आपका अगेन फोर्थ वाला शॉर्टकट वाला पार्ट, जिसको हम लोग को देखना है। तो हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला शॉर्टकट, देखते हैं, लेट्स सी क्या है फोर्थ वाला शॉर्टकट। तो यस, ये शॉर्टकट को मैंने यहाँ पर रख दिया, देखो क्या है आप लोग के सामने आएगा पूरा, ओके। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को पकड़ के आपको जाना है हमेशा, ओके। देखो स्टेटमेंट क्या डाला है उन्होंने, स्टेटमेंट ये रख दिया उन्होंने, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पार्टिकल है और पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है ए वाले पॉइंट से लेके बी वाले पॉइंट तक अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ऐसे, ये ए वाला पॉइंट है, ये आपके पास बी वाला पॉइंट है, पार्टिकल मूव हो रहा है ए वाला पोजीशन से लेके बी वाला पोजीशन तक, ओके, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके। हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2, इधर का वेलोसिटी कितना है v1 है, इधर का वेलोसिटी कितना है v2 है, ओके, एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। If C is the midpoint between A and B,
जब यहाँ पर ए एंड बी वाले पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है जिसको कह दिया मैंने सी वाला पॉइंट, जो मिड पॉइंट है दो पॉइंट के बीच में का, तो ये मिड पॉइंट के लिए आपका वेलोसिटी क्या रहेगा? ओके तो हम लोग सिंपल कहेंगे मिड पॉइंट के लिए आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में, आपको मेंशन करना है यहाँ पर v1 का स्क्वायर प्लस बोल दिया मैंने v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बोल दिया मैंने 2 बोल दिया। ओके तो ये आएगा आपका अगेन फोर्थ नंबर का शॉर्टकट, और ये फोर्थ नंबर के शॉर्टकट को आपको यूज करना है। ओके देखो अभी ये पार्ट बन गया हम लोग का, जिसको हम लोग कहेंगे कि इक्वेशंस वाला पार्ट। इक्वेशंस वाला पार्ट होने के बाद हम लोग जाएंगे ग्राफ वाले स्टडी में। ओके और ये जो ग्राफ है आप लोग का वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला। ओके तो कंडीशंस को आप लोग बराबर से देखोगे, कंडीशन को आप लोग मार्क करके रखोगे, क्योंकि एमएसटी सीईटी का जो एग्जाम आता है ना, महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में मोस्टली ऐसे ग्राफ्स को पूछा जाता है। तो सर जी करते हैं चालू। देखो अभी क्या है, आप लोग एक 4 कॉलम्स बनाओगे और 4 कॉलम्स बना के पूरे ग्राफ को आप लोग को रखने का है। सबसे पहला कॉलम में आएगा आप लोग का कंडीशन क्या है, वो वाला कंडीशन वाला कॉलम है ये। नेक्स्ट कॉलम में आप लोग जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये आप लोग को मेंशन करना है। ओके सबसे पहला आएगा कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ऐसे 4 कॉलम आप लोग बनाओगे। ये चारों कॉलम को हम लोग को फिल करना है विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ओके सो देखते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कंडीशन नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंडीशन। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना आएगा और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप जितने भी यहां पर ग्राफ देखोगे, ये सारे के सारे जो ग्राफ है, ये ग्राफ के अंदर हमने टाइम वाले पैरामीटर को हमेशा एक्स वाला एक्सिस पे पकड़ा है, एंड वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे हम लोग ने वाई एक्सिस के ऊपर कंसीडर किया है। ओके तो पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहला, डिपेंडेंट वाला पैरामीटर इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर इज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। ओके देखो अभी एट रेस्ट की बात चालू है, तो रेस्ट कंडीशन पे आपका ग्राफ क्या बनेगा, तो सर एट रेस्ट कंडीशन पे यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। एक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर खड़ा है, टाइम कितना भी चेंज होने दो, वो ऑब्जेक्ट वही तो पोजीशन पे खड़ा है। जब ऑब्जेक्ट आपका सेम पोजीशन पे खड़ा रहेगा, इसका मतलब टाइम कितना भी इंक्रीज हो गया तो भी आप लोग का पोजीशन क्या रहेगा, फिक्स्ड होगा, आपका पोजीशन चेंज होगा नहीं। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे ग्राफ ये बनेगा। करेक्ट। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में क्या आएगा, अरे सर जरा बात को समझो, जब आपके पास रेस्ट कंडीशन होगा इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू ही 0 बनेगा, तो इसका मतलब आपका एक पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा जो रहेगा एक्स वाले एक्सिस के ऊपर, यानी टाइम वाले एक्सिस के ऊपर रहेगा। सर अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सीलरेशन वहां पर फिर से क्या रहेगा, 0। तो सबसे पहला जो ग्राफ निकाला है हम लोग ने वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंडीशन। ओके लेट्स मूव अहेड। कंडीशन नंबर 2, मैंने कंडीशन नंबर 2 रखा है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ऑब्जेक्ट तो है पर ये ऑब्जेक्ट के पास ना कांस्टेंट इंक्रीजिंग वाला वेलोसिटी है, यानी कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंटली इंक्रीज्ड होता है हम लोग के पास। तो उसके लिए आप लोग ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सर जी सिंपल से यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट आ गया वाई एक्सिस के ऊपर, टाइम आता है तुम लोग का एक्स एक्सिस के ऊपर। आपके पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है आपका वेलोसिटी चेंज होते जाएगा। करेक्ट है। तो विथ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है आपके पास, तो जैसे वेलोसिटी ये बोलते हैं ना कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वो भी बढ़ते जाएगा। प्लीज बात को समझो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक वन एग्जांपल। टाइम मेरे पास t सेकेंड का है, t इज इक्वल टू 1, तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वो आ गया 1। फिर से टाइम हम लोग का इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया 1 से अभी 2 सेकेंड पे टाइम गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड भी कितना आएगा, 2। क्यों भैया, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके लिए जो हम लोग ने अभी लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला लाइन आपका जो है ना बच्चा, ये वाला लाइन आपके पास कांस्टेंट लाइन है जो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम मेरे पास क्या है, सॉरी वेलोसिटी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट टाइम के लिए अगर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 मीटर का। ओके, तो इसके लिए यू विल गेट कांस्टेंट रिस्पॉन्स, ये बात को समझना है। ओके, दूसरी बात, अगर मैं वेलोसिटी की बात देखूं तो क्या होगा, सर आपने तो मेंशन कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। एज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मींस यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप कौन से भी वैल्यू पे जाओ, वो वैल्यू पे हमेशा आपका ग्राफ क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ओके, प्लीज बात को समझना है। एक कार है, रास्ते के ऊपर चल रहा है, कार का कांस्टेंट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना भी बढ़ने दो, आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट है। आपका वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो यहां पर हम लोग सिंपल बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से। ओके, दूसरी बात, अगर मैं एक्सीलरेशन का ग्राफ देखूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 0। कैसे सर? बच्चा हमने यही तो पढ़ा है हमेशा, एक्सीलरेशन यानी कि क्या होता है सर, a इज इक्वल टू आता है v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा t ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो माय डियर यहां पर फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, दोनों वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट टर्म का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा हमेशा आपके लिए 0। तो यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा आपका जो एक्सीलरेशन वाला पार्ट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो अभी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। देखो क्या है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आप लोग मेरे साथ ये पूरे चार्ट को बनाओगे, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये चार्ट के ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, तो मेंशन कर दिया उसने, मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लीनियरली नहीं, ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये अगेन फिर से अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखो तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर आपका जो इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन सडन इंक्रीज वाला इक्वेशन है। और ये इक्वेशन के लिए आपका इक्वेशन देखो ना, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था s इज इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट टी स्क्वायर है। यहाँ पर मेंशन कर दिया हम लोग ने टाइम का पैरामीटर। तो टाइम के पैरामीटर को अगर डिस्टेंस से मैं कंपेयर करूं तो ये ग्राफ जो आपका आएगा ये कभी भी लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, ये ग्राफ हमेशा आपका आएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अच्छा सर, ये एक्सपोनेंशियल में डिक्रीजिंग वाला है कि इंक्रीजिंग वाला है? देखो यहाँ पर उसने मेंशन करके रखा है मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब आपके पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इट मींस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीजिंग वाला रहेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा कुछ ऐसे, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ। ओके, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या कहते हैं बच्चा इसको? इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ओके ओके सर, हम लोग वेलोसिटी वाला ग्राफ को देखते हैं। ओके, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है बेसिकली। तो ये वेलोसिटी वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी वाले ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या है, तो हमने अभी यही वीडियो में किया था काइनेमेटिक के इक्वेशंस। पहला वाला इक्वेशन था आप लोग के पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर आपका इसका इक्वेशन देखते हो आप लोग, सपोज ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल में कुछ तो वेलोसिटी है। ओके, ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो मैं ऐसे यहां पर बोल सकता हूं कि आपका जो फाइनल वाला वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जब आपका फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ऐसे है कि ये ग्राफ एक सर्टेन इनिशियल वैल्यू लेने के बाद ये इंक्रीज होगा लीनियरली। इसका मतलब आपको लीनियर रिस्पांस मिलेगा। ओके, अब ये लीनियर रिस्पांस आपका, ये पॉसिबिलिटी है कि ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर पॉसिबिलिटी है कि कुछ तो वैल्यू देके ये स्टार्ट हो सकता है। ओके, 0 से स्टार्ट कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तब। इसका मतलब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने बोल दिया। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू व्हाट, ए टी।
तो इस केस में आपका ये वेलोसिटी है, ये आप लोग का टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं जाऊं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसा, ये वाला लाइन। ओके, ये स्टार्ट कहां से हुआ है? 0 से। पर कंडीशन में मैंने ऐसे रख दिया कि आपके पास इनिशियल में वेलोसिटी 0 नहीं है। जब इनिशियल में वेलोसिटी 0 नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? सर आपका ये वेलोसिटी है, फिर से आपके पास ये टाइम है, इनिशियल में वेलोसिटी 0 नहीं है, इसके लिए यहां पर ये बढ़ जाएगा कुछ ऐसे। ओके, तो इसका कुछ तो इनिशियल वैल्यू रहेगा। अब ये लीनियर रिस्पॉन्स से बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सेम है बच्चा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम। ओके, अच्छा सर यही कंडीशन को पकड़ के, थर्ड वाला कंडीशन को पकड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट फिनोमेना के ऊपर, वो है एक्सीलरेशन का ग्राफ। क्या है एक्सीलरेशन? देखो अभी उसने पहले ही मेंशन करके रखा है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन तो है पर यहां पर एक्सीलरेशन क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम कितना भी इंक्रीज होने दो, आपका जो एक्सीलरेशन आएगा वो फिक्स्ड वैल्यू पे आएगा, यानी कि एक्सीलरेशन आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ओके, तो ये 1 2 3 तीन कंडीशन हो गए। चौथी कंडीशन देखेंगे हम लोग अभी। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन है बेटा हम लोग के पास, वहां पर उसने मेंशन करके रखा है कि मोशन विथ कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन यानी कि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं रिटार्डेशन। आप लोग का रिटार्ड हो रहा है, वैल्यू नीचे गिर रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, तब जाके आपका मोशन क्या रहेगा? तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे बच्चा हम लोग। फिर से डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट आपका ये वाई एक्सिस के ऊपर, टाइम वाला पार्ट आपका आता है एक्स एक्सिस के ऊपर। आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन रहेगा, देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है s इज इक्वल टू व्हाट? ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट? at स्क्वायर। पर यहाँ पर तो रिटार्डेशन की बात चल रही है। रिटार्डेशन मतलब रोकने की बात चल रही है। जब भी रोकने की बात चलेगी बच्चा, तो रोकने के केस में आपका जो एक्सीलरेशन आता है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है। ओके, गाडीला पळवायचं म्हणजे एक्सीलरेशन आणि गाडीचा ब्रेक मारायचा म्हणजे डीएक्सीलरेशन। ब्रेक मारते हैं तो एक्सीलरेशन कम होता है, इसके लिए गाड़ी रुकता है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस ऑफ ए बनेगी। तो आपका इक्वेशन बनेगा एस इज इक्वल टू कितना दादा? यूटी प्लस हम लोग बोलेंगे हाफ टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू इज माइनस ए इंटू व्हाट? टी का स्क्वायर बन जाएगा। करेक्ट है? तो आपका इक्वेशन बनेगा एस इज इक्वल टू कितना आएगा? यूटी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट? ए टी स्क्वायर। ये आएगा आपके पास इक्वेशन। और यही इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो आपको माइनस साइन मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब माइनस साइन रहेगा तो इट मींस ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ रहेगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला ग्राफ। तो यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ रहेगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला ग्राफ। ओके सर, ये तो डिस्टेंस के बारे में हो गया। जब मैं वेलोसिटी के बारे में देखूं तो क्या आता है बच्चा? गाड़ी का ब्रेक लग रहा है, तो ब्रेक लगने के बाद बट ऑब्वियस चीज है, गाड़ी का वेलोसिटी जो रहेगा वो भी क्या होगा? कम होगा ना। जरा इमेजिन करो, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, सपोज यस आपके पास एक अगेन कार का एग्जांपल लेके आते हैं हम लोग। एक छोटू सा कार लिया हम लोग ने। ओके, ये कार एक रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहा है। कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियल वेलोसिटी है कार का, और ये कार का इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है एक रोड के ऊपर। ओके, सडनली कुछ तो ऑब्स्टैकल बीच में आया, कार ड्राइवर ने जोर से ब्रेक को अप्लाई किया, तो उसका जो वेलोसिटी है वो 50 से लेके 45, 40 से 40, 35, 30, ये डिक्रीज होगा, 0 पे आएगा। इसका मतलब ये 50 से चल के 0 पे आ गया। जब ये 50 से चल के 0 पे आता है, इसका मतलब ये ग्राफ होता है कुछ ऐसे। मतलब इनिशियल वैल्यू कुछ था क्या? हाँ सर, ब्रेक अप्लाई करता है तभी इनिशियल वैल्यू कुछ तो है हम लोग के पास, वो डिक्रीज होते होते आता है 0 के पास, इसके लिए हम लोग को ग्राफ मिलता है। ओके, और सर जब मैं एक्सीलरेशन वाला ग्राफ देखूं ना, तो एक्सीलरेशन वाले ग्राफ पे देखो अभी क्या बन सकता है सर। यहाँ पर मेंशन कर दिया है मोशन विथ कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन। कांस्टेंट है यानी कि फिक्स्ड है, पर क्या है? डीएक्सेलरेशन है। डीएक्सेलरेशन का मतलब आपका जो ग्राफ रहेगा वो नेगेटिव साइड पे चलेगा। ये आता है टाइम, ये आता है एक्सेलरेशन, ये आता है माइनस ऑफ ए। तो आपका जो ग्राफ बनेगा एग्जैक्टली वो ग्राफ रहेगा ये नेगेटिव डायरेक्शन को पकड़ के। बात समझ में आया? ये सबके सब ग्राफ वाले। ओके, तो चलते हैं अभी। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट है
जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे इक्वेशंस किए हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे। सो ऑल ऑफ यू देखना कि ये पार्ट क्या रहेगा अभी। तो बेसिकली मैंने आपके सामने 3 ग्राफ को ड्रॉ किया है। वो ग्राफ है मेरे पास कुछ ऐसे, ये आता है y वाला एक्सिस, ये है मेरे पास x वाला एक्सिस। ओके, फिर से ये y वाला एक्सिस आ गया कुछ ऐसे, ये आता है फिर से x वाला एक्सिस, फिर से अगेन y वाला एक्सिस एंड x वाला एक्सिस यहाँ पर। ओके, ये ग्राफ 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। एक का नाम है xt कर्व, एक का नाम है vt कर्व या फिर vt ग्राफ बोल सकते हैं हम लोग, और दूसरे का नाम है आपके पास at वाला पार्ट। ओके, xt, vt एंड at वाले कर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, प्लीज बात को समझेंगे अभी। देखो सर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर टाइम जो आया ये हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, तो टाइम हमेशा आपके पास आएगा बच्चा एक्स एक्सिस के ऊपर। सर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग सिंपल बोलते, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तुम लोग का जो टाइम वाला पैरामीटर है, तो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दिस आर रिलेटेबल, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को लाना मैंने वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी जो है ये डिपेंडेंट वाला पैरामीटर है, डिपेंड ऑन व्हाट टाइम टी, तो वेलोसिटी भी आएगा आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर। एक्सीलरेशन भी यहाँ पर निकल गया कुछ ऐसे। ओके, अब हम लोग सिंपल कहेंगे कि सर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ये डिपेंडेबल पैरामीटर्स है, जिसको मैंने वाई एक्सिस के ऊपर रख दिया। अभी एक लेट्स से हम लोग कुछ तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला ग्राफ निकाला मैंने कुछ ऐसे। ओके, फिर ये vt वाला कर्व मैंने निकाल दिया कुछ ऐसे, at वाला कर्व अगेन मैंने एक सिंपल सा लाइन मार दिया, ये रिस्पॉन्स है। ओके, अभी प्लीज बात को चेक करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सर जब भी मैं xt वाला ग्राफ को कंसिडर करता हूँ, तो xt वाले ग्राफ में अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर दिए और ये 2 पॉइंट्स के लिए सपोज मैंने इनका स्लोप फाइंड आउट किया, तो मैं कहूंगा स्लोप s इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप s इज इक्वल टू आता है y वाला कंपोनेंट यानी कि आता है x2 माइनस ऑफ x1 डिवाइड बाय यहाँ पर आता है x वाला कंपोनेंट t2 माइनस ऑफ t1, यानी कि s इज इक्वल टू आएगा स्लोप यानी कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा t। यानी कि आप लोग क्लियर करके लोगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी v। इसका मतलब एकदम क्लियर हुआ कि अगर मेरे पास xt ग्राफ आया और xt ग्राफ का मैंने फाइंड आउट कर दिया स्लोप, तो इसका स्लोप हम लोग को क्या देगा बेटा, स्लोप देता है इसका वेलोसिटी वाला पैरामीटर। तो बात दिमाग के अंदर गया सबके। मैंने बात किया बच्चा कि अगर xt ग्राफ है, xt ग्राफ के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स निकालो, उसका अगर मैंने स्लोप फाइंड आउट किया तो वो देता है मुझको वेलोसिटी v। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो लेट्स से मैंने ये वाला vt वाले ग्राफ को देखता हूँ। vt वाले ग्राफ में मैंने ये 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, 2 पॉइंट्स के मैंने स्लोप को फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर भी इक्वेशन बनेगा आपका स्लोप s इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ व्हाट v1 डिवाइड बाय हम लोग बोलेंगे t2 माइनस ऑफ व्हाट, सॉरी t2 माइनस ऑफ व्हाट इट इज t1। तो ये फिर से आपका जो ग्राफ बनेगा स्लोप s इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइड बाय t2 माइनस ऑफ व्हाट t1। तो ये ग्राफ बनेगा आपका जो रहेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम यानी कि ये देता है मुझको एक्सीलरेशन। तो आप लोग के दिमाग के अंदर ये पॉइंट पूरा फिट हो गया रहेगा। सर जब भी मैं vt वाले ग्राफ को देखता हूँ और vt वाले ग्राफ का मैंने स्लोप फाइंड आउट किया, तो ये स्लोप हम लोग को देता है, क्या देगा बच्चा, एक्सीलरेशन। ओके, पर सर वही vt वाले ग्राफ में अगर मैंने सिंपल एरिया को कैलकुलेट कर दिया, लेट्स से ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का मैंने एरिया को कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, तो बेसिकली एरिया इज नथिंग बट व्हाट, आपका ये वाला एक्सिस के क्वाड्रेंट्स मल्टीप्लिकेशन में ये वाला एक्सिस के क्वाड्रेंट, यानी कि आता है वेलोसिटी इनटू व्हाट, टाइम। ओके, जब मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो ये बात को एकदम क्लियर करके लो, वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे भी यहाँ पर कंक्लूजन डाल सकता हूँ, ये जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का सपोज मैंने एरिया को कैलकुलेट कर दिया, तो एरिया जो आता है वीटी ग्राफ का वो देगा मुझको डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग सिंपल कहेंगे
एस वाली वैल्यू। ओके, तो बात को क्लियर करके लेंगे बच्चा। अगर मैंने एक्स टी वाला ग्राफ था उसका स्लोप निकाला तो वो देता है मुझको वेलोसिटी, वी टी वाला ग्राफ है उसका मैंने स्लोप निकाला तो मुझको देगा एक्सेलरेशन, एंड सेम वी टी वाले ग्राफ का अगर मैंने एरिया को फाइंड आउट किया तो मुझे देता है फिर से आपके पास आने वाला डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखते हैं हम लोग सर ए टी वाला ग्राफ। अब जब मैं ये ग्राफ की बात करूं तो आपको फिर से एक रिस्पॉन्स दिया है। अगर मैंने सेम यहाँ पर आके एक शेडेड पोर्शन बनाया और ये शेडेड पोर्शन का अगर मैं फिर से एरिया को कैलकुलेट कर दूं तो एरिया अंडर एटी कर्व, ओके, एरिया अंडर एटी कर्व आपको क्या देगा, देखो अभी एरिया मतलब क्या आएगा, तो बेसिकली ये y वाला क्वाड्रेंट मल्टीप्लिकेशन में x वाला क्वाड्रेंट, तो मैं बताऊँ y वाला क्वाड्रेंट इज a, x वाला क्वाड्रेंट इज t, तो एरिया अंडर एटी कर्व देगा आपको एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एंड हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन डालना पड़ेगा, एरिया वर्सेस टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका अगर मैंने एरिया को कैलकुलेट कर दिया तो ये एरिया आपको देता है वेलोसिटी का v, यानी कि हम लोग सिंपल बोलेंगे v। तो ये तीन कंक्लूजन वाले पार्ट है और ये कंक्लूजन वाले पार्ट को आप लोग एकदम अच्छे से नोट डाउन करोगे, और इसके जो ग्राफ आते हैं वो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत टेक्निक हम लोग को यूज करने का है। ओके, एरिया अंडर एटीवीटी एसटी कर्व, ओके, या फिर स्लोप ऑफ एसटीवीटी एटी कर्व। ओके, बात को दिमाग के अंदर रखेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो अभी क्या है नेक्स्ट टॉपिक सर, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल कंडीशन वाला। ओके, मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल कंडीशन। देखो अभी दिख गया बच्चा, मैंने यहाँ पर फ्री फॉल कंडीशन या फिर फ्री फॉल के पैरामीटर्स क्या क्या है फ्री फॉल। ओके, अभी ये फ्री फॉल कंडीशन पढ़ने के लिए हम लोग को सिंपल अभी देखो तीन काइनेमेटिक के इक्वेशंस प्लस एक इक्वेशन था एसएन वाला, वो चार इक्वेशन के साथ मोस्टली फ्री फॉल कंडीशन देखा जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन बहुत सारे हैं पर एक एक इक्वेशन को लिखना चालू कर दिया। देयर आर थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन निकलता है हम लोग के पास s इज इक्वल टू कितना आता है ut प्लस मैंने बोल दिया हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट एटी स्क्वायर, सेकेंड काइनेमेटिक का इक्वेशन, एंड जो थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ a इंटू व्हाट s, एंड हम लोग ने जो फोर्थ वाला इक्वेशन पढ़ा था Sn वाला इक्वेशन, तो Sn इज इक्वल टू आता है हम लोग के पास u प्लस a बाई टू टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, ये इक्वेशन है। ओके, यही इक्वेशन को देख के हम लोग को फ्री फॉल कंडीशन को आज पढ़ना है। ये फ्री फॉल कंडीशन को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटू से एक साइन कन्वेंशन बताऊंगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि सर मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है लेट्स से इतने ऊंचाई वाला, ये बिल्डिंग है ऐसे। ओके, प्लीज बात को समझो, ये ग्राउंड लेवल। सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, बिल्डिंग का हाइट है मेरे पास h वाला हाइट, तो हम लोग को यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या पढ़ने फ्री फॉल के अंदर वो समझ के लेना है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट तुम लोग का रेस्ट कंडीशन पे है, और ये ऑब्जेक्ट तुम लोग का रेस्ट कंडीशन पे होने के बाद इसको मैंने धक्का मार दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर ये ये चारों के चारों जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे ना, ये हम लोग को देखना है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ऑब्जेक्ट के पास उसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है, पहले से ऑब्जेक्ट कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी पे है, पर ऑब्जेक्ट अगेन टॉप वाला पोजीशन से अगेन डाउन वाला पोजीशन पे आ रहा है, तो ये जो चार काइनेमेटिक के इक्वेशन है वो क्या चेंज होंगे वो वाला देखना हम लोग को। तीसरा कंडीशन हम लोग के पास ऐसा है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे नहीं, मैंने नीचे से ऊपर फेंका है, अब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, तो यहाँ पर ये फिर से चार काइनेमेटिक के इक्वेशंस क्या चेंज होंगे वो हम लोग को देखना है। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर तक गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, वो मैक्सिमम हाइट पे काइनेमेटिक के इक्वेशंस क्या है, एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद सेम ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आ गया, तो ये पूरा ट्रैजेक्टरी है, एक पूरा पार्ट है, ये पूरे फ्लो के लिए उसका ग्राफ क्या बनेगा ये हम लोग को देखना है। ओके, तो टॉपिक मस्त है बेटा, टॉपिक बहुत अच्छा है, फ्री फॉल कंडीशन वाला टॉपिक है ये। पर ये टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने आपको इतने सारे कंडीशंस तो बता दिए।
पर ये कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके पास एक छोटे छोटे साइन कन्वेंशंस पकड़ना चालू कर दिया। देखो क्या है। सबसे पहला साइन कन्वेंशन नंबर 1 जो आप लोग दिमाग में रखोगे, जब कोई भी वेक्टर पैरामीटर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वो वेक्टर पैरामीटर को हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे। ओके प्लीज, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इक्वेशन इतने चेंज होते हैं ना कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इक्वेशन माइनस क्यू है प्लस क्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक नोटेशन पकड़ा है, वेक्टर नोटेशन पे अगर कोई भी डाउन साइड में आएगा तो उसे हम लोग पकड़ेंगे नेगेटिव। सेम वेक्टर नोटेशन पे अगर कोई भी अप डायरेक्शन पे जाएगा तो वहां पर हम लोग पकड़ेंगे उसको पॉजिटिव। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे तक आता है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो होता है ये हमेशा रहता है नेगेटिव, ये कभी भी आपके पास पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्यों? अरे देखो ना यार, डायरेक्शन क्या पकड़ा है मैंने, हर एक वेक्टर के लिए मैंने बोला है कि जो डाउन साइड में आता है वो क्या रहेगा, मेरे पास नेगेटिव रहेगा। ओके, तो यही कंडीशन को पकड़ के हम लोग अगला टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो प्लीज इसको आप लोग एक बार लिखोगे, तब तक मैं आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक एक इंपोर्ट करता हूँ फाइल डायरेक्टली। ओके, पीडीएफ फाइल एंड इट इज यूएसबी 1। ओके, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। ये सिंपल के टॉपिक को आप लोग को सीखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स लाए हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, सो यस प्लीज राइट। देखो अभी ये नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। हम लोग ने फ्री फॉल के कंडीशंस पढ़े हैं, फ्री फॉल के कंडीशंस हम लोग को एक करना है। सबसे पहला कंडीशन ला रहा हूँ मैं फ्री फॉल के लिए। देखो अभी क्या आएगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास ये फ्री फॉल के लिए। ओके, कंडीशन ये है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दिया और इनिशियल वेलोसिटी 0 रखने के बाद मैंने बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दिया। जब बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ये हम लोग को प्रेडिक्ट करना है और चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम लोग को इक्वेशन को बनाने का है। ओके, तो सबका अटेंशन रहेगा यहाँ पर। देखो अभी क्या बोला है मैंने, अ बॉडी, पहला वाला कंडीशन है, सबसे पहले आप लोग लिख के लोगे, अ बॉडी इज ड्रॉप from some height, body is dropped from some height and initial velocity of the body is 0। बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा, 0 है। अब जाके यहाँ पर ये कंडीशन को पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहला मैंने आपको काइनेमेटिक के इक्वेशन पढ़ाए थे 4, यही 4 इक्वेशन को पढ़ के हम लोग को आगे बढ़ने का है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा, 0। सर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक आता है तो ऑब्जेक्ट ने कुछ तो डिस्टेंस को कवर अप किया है, वो डिस्टेंस यानी कि s। पर ये जो ऐसे जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट अप से लेके डाउन पे हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा मेरे पास, नेगेटिव। सर यहाँ पर जब मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करता हूँ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी आएगा नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड साइड में साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसके लिए। सर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग को देखने का है। देखो अब सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहला काइनेमेटिक का इक्वेशन था हम लोग के पास, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at। अगर मैं यहाँ पर पहला काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस a ऑफ t, तो इसमें चेंज क्या होगा, देखो अभी सर इसमें चेंज ऐसा होगा, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगा। सर सॉरी, फाइनल वेलोसिटी v ही है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u का वैल्यू कितना बन गया बच्चा, 0। सर यहाँ पर प्लस साइन आएगा, फिर से हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, पर यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन यानी कि आपका ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन है, यानी कि माइनस जी, यानी कि a का वैल्यू बनेगा माइनस जी इंटू व्हाट t, करेक्ट है। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा फ्री फॉल कंडीशन के अंदर तो आता है v इज इक्वल टू माइनस जी इंटू व्हाट t।
ये आ गया पहला इक्वेशन। सर अगर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोग के पास? दूसरा इक्वेशन मेरे पास है सर s इज इक्वल टू वॉट ut प्लस हम लोग कहते हैं हाफ टाइम्स ऑफ वॉट at स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन को मैं काइनेमेटिक के इक्वेशन में यानी कि फ्री फॉल के कंडीशन के अंदर घुमाऊं तो वो कंडीशन देखो क्या बनेगा। सर यहाँ पर बनता है s इज इक्वल टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0 टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ तुम लोग का एज इट इज है, फिर से a का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? माइनस जी इंटू वॉट टी का स्क्वायर। बात समझ गए आप लोग? तो कितना रहेगा? तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे सर s इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस हाफ टाइम्स ऑफ वॉट जी टी स्क्वायर। ये रहेगा आप लोग के पास डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम लोग कहेंगे s। ओके, सिमिलरली हम लोग अगर जैसे सेकेंड काइनेमेटिक को इक्वेशन को निकाल दिया, अभी हम लोग थर्ड काइनेमेटिक के इक्वेशन के ऊपर चलते और वो थर्ड काइनेमेटिक का इक्वेशन है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट s। करेक्ट है? अब देखो यहाँ पर कैसे इक्वेशन चेंज होता जाएगा। सर फिर से फाइनल वेलोसिटी यानी कि हम लोग सिंपल कहेंगे v स्क्वायर। ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू तो 0 ही है मेरे पास, बराबर है सर, प्लस साइन एज इट इज है, 2 यहाँ पर एज इट इज है। सर a मतलब एक्सीलरेशन ना, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है बेटा? ग्रेविटी का एक्सीलरेशन पड़ेगा यानी कि माइनस जी। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड में हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड में होगा तो यहाँ पर आएगा s का वैल्यू माइनस एस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 2 टाइम्स ऑफ g इंटू वॉट s। ये निकल गया मेरे पास v स्क्वायर का फॉर्मूला। बात समझे? यानी कि v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? v इज इक्वल टू आता है अंडर रूट में 2gs। बच्चे बहुत चक्कर खा जाते हैं 2vgs आया किधर से? बच्चा सिंपल सी बात है यार, 2vgs को हम लोग ने निकाला है और वो निकालने के लिए हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते गए और वो कैलकुलेशन करते करते 2vgs आ गया। ओके, 2vgs। ओके सर, ये फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है फिर हम लोग के पास? माय डियर, फोर्थ वाला इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाला इक्वेशन यानी कि आपका Sn वाला इक्वेशन है। Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1। ओके, शायद से ऐसा कुछ तो इक्वेशन था आपका 2n माइनस 1। ओके, तो ये 2n माइनस 1। अभी यहाँ पर फिर से वैल्यू को पुट करेंगे तो s ऑफ n इज इक्वल टू आता है u का वैल्यू तो 0 ही है, माइनस a का वैल्यू कितना था बच्चा? माइनस g डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 ये आ गया एज इट इज। तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है, फ्री फॉल की कंडीशन है बच्चा। पर फ्री फॉल में कंडीशन क्या रख दिया हम लोग ने? बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। ओके ओके, ये था फ्री फॉल का पहला कंडीशन। अभी हम लोग मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो रहेगा अगेन फ्री फॉल के लिए कंडीशन। तो क्या रहेगी कंडीशन? आप लोग लिखोगे यहाँ पर कंडीशन जो रहेगा फ्री फॉल का, हम लोग सिंपल कहेंगे अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट विथ इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी को हम लोग को नीचे गिराने का है, पर बॉडी के पास क्या है अभी? तो बॉडी के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि हम लोग सिंपल कहेंगे बॉडी के पास u है। ओके, जब बॉडी के पास u का वैल्यू प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर हम लोग सिंपल करेंगे इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा। तो देखो बच्चा, फिर से लड़ेंगे एक बार। सर आगे एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया हम लोग ने, ये बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास पहले से इनिशियल वेलोसिटी है। जब ऑब्जेक्ट के पास पहले से इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो काइनेमेटिक के इक्वेशन क्या क्या थे बच्चा? तो v इज इक्वल टू था u प्लस ए टी, फिर इक्वेशन था हम लोग के पास s इज इक्वल टू क्या था बच्चा? ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट at स्क्वायर। फिर अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे जाऊं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू व्हाट s, और s ऑफ n का इक्वेशन था हम लोग के पास u प्लस a बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर 2n माइनस कितना आता है बच्चा? 1। ओके, तो ये चार इक्वेशन को फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। देखो कैसे करेंगे अभी। सर जी ये चार इक्वेशन को अगेन घुमाना पड़ेगा। देखो क्या, एक इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट के पास। जो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा बच्चा? तो देखो सर, उसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है क्या? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी u तो है, पर ये u किधर है? u हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले हर एक पार्ट को हम लोग क्या पकड़ते हैं? नेगेटिव, यानी कि u का वैल्यू बन जाएगा माइनस ऑफ u। सर यहाँ पर a का वैल्यू है, a यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आ रहा है बच्चा, तो ग्रेविटी का मतलब होता है तो नीचे ही ना माइनस कितना आएगा? g इंटू वॉट टी। तो ये निकल गया सबसे पहला इक्वेशन आपका। कभी रे बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट एंड बॉडी हैज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम लोग कहेंगे उसका फाइनल इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी।
सर सेम यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर अप करेगी बॉडी, तो एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना। यू का वैल्यू कितना है, अगर बॉडी नीचे आती है तो यू का वैल्यू बन जाएगा माइनस ऑफ यू इंटू कितना है टाइम, यहाँ पर फिर से माइनस साइन एज इट इज, हाफ तुम लोग का एज इट इज है, एक्सेलरेशन तुम लोग का आ जाएगा g, और ये आता है हम लोग के पास टी स्क्वायर। ओके ये कभी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो। सिमिलरली वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कहेंगे माइनस यू का आएगा बच्चा ये स्क्वायर, प्लस आता है 2 और a का वैल्यू इज माइनस जी इंटू क्या आता है हम लोग के पास s। तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ये वाला इक्वेशन बन गया। ओके सर अगर मैं एस ऑफ एन का इक्वेशन की बात करूंगा तो एस ऑफ एन का इक्वेशन भी क्या बनेगा बच्चा, तो एस ऑफ एन के इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग एस ऑफ एन इज इक्वल टू बेसिकली यू है, यू का मतलब कितना है माइनस ऑफ यू, माइनस ए का मतलब कितना है बेटा जी, डिवाइड बाय कितना आता है 2, ब्रैकेट के अंदर फिर से गेट 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। आपके ये इक्वेशन बनते जाएंगे, बस आप लोग को समझना है बॉडी कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पर जाके ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। ओके तो ये पार्ट को पूरा आप लोग कॉपी करके लोगे, ये आप लोग के पास सेकेंड कंडीशन है फ्री फॉल के अंदर का। ओके ओके तो अगर ये कंडीशन सबके हो जाते हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। देखो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पर, सो प्लीज राइट कंडीशन नंबर सेकेंड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके बॉडी है बच्चा, पर बॉडी को कैसे डाल रहे हैं हम लोग, सर बॉडी को मैंने लिया और बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अप मोशन की जब बात चलेगी तो क्या होगा। देखो अभी फिर से एक बार, सर बिल्डिंग ऐसा ही है हम लोग का, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में छोटा सा बॉल है, उसने बॉल को लिया और बॉल को ऊपर जाके फेंक दिया, तो बॉल को ऊपर फेंका है, इसका मतलब बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट गया अप साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ओके तो यहाँ पर काइनेमेटिक के इक्वेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, तो हम लोग सिंपल सिंपल सब काइनेमेटिक के इक्वेशन को देखेंगे बच्चा। सबसे पहला था v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस a टाइम्स ऑफ t, कंडीशन चेंज हो गया, प्लीज देखना थर्ड कंडीशन ये है, अपवर्ड डायरेक्शन का मोशन है ऑब्जेक्ट का। ओके सो v इज इक्वल टू u प्लस a t। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास s इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस हाफ टाइम्स ऑफ वॉट a t स्क्वायर। नेक्स्ट चलता है मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू वॉट s, और एक आता है हम लोग के पास s ऑफ n इज इक्वल टू कितना आता है u प्लस a बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1। ओके कंडीशन को समझो बच्चा, अभी बॉडी जब अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अप साइड में है, तो इसका मतलब u का वैल्यू क्या बनेगा पॉजिटिव, क्यों सर, क्योंकि अप डायरेक्शन पे चला है। a का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे चलती है यानी कि माइनस जी इंटू वॉट टी, ये बन गया आपका इक्वेशन। ओके ये है जब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो। ओके सर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर s इज इक्वल टू अगेन फिर से ut है, u अगेन अपवर्ड वाला मोशन है इसके लिए u पॉजिटिव, ut माइनस हाफ टाइम्स ऑफ वॉट gt स्क्वायर बनेगा, अगेन बॉडी तुम लोग का अपवर्ड मोशन में है। सर यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू है u स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखो अभी 2 है, a का वैल्यू माइनस g, ओके माइनस को मैंने पहले ही लिख दिया, और s यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस जो है अगेन अपवर्ड डायरेक्शन पे है, यानी कि डिस्टेंस को फिर से मैं पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पर। ओके सर s ऑफ n का वैल्यू क्या आएगा, अगेन बच्चा s ऑफ n इज इक्वल टू हम लोग के पास s ऑफ n रहेगा, s ऑफ n इज इक्वल टू रहेगा हम लोग के पास u का वैल्यू पॉजिटिव माइनस g बाई 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर रहेगा 2n माइनस 1। ओके तो ये बनता है फ्री फॉल के कंडीशंस, जब बॉडी किधर रहेगा बच्चा, बॉडी इज अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो। ओके विद सम इनिशियल वेलोसिटी, पर सपोज बॉडी के पास कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ओके मतलब उसने बस एक्शन कर दिया है, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 के कंडीशन पे रहेगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू माइनस ऑफ gt, ये इक्वेशन बनेगा s इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट gt स्क्वायर, और ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू g इंटू व्हाट s, और s ऑफ n वाला इक्वेशन बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ g बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, ये इक्वेशंस बन जाएंगे। ओके तो ये कंडीशन आप लोग को दिमाग के अंदर रखने का, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके देखो अभी
ये ग्राफ होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बच्चा, ये हम लोग के पास फ्री फॉल कंडीशन, और ये फ्री फॉल कंडीशन को हम लोग को निकालने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंपल सा मैं आप लोग के साथ एक केस स्टडी को डिस्कस करूंगा, और वो केस स्टडी को डिस्कस करते करते आप लोग को ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहली पार्ट आते हैं, मेरे पास देखो एक बिल्डिंग है ऐसे। ओके सर, ये बिल्डिंग पे हाइट है मेरे पास, लेट से मैंने बात कर दिया बच्चा एस यानी कि हाइट। ओके, बिल्डिंग का हाइट कितना है बच्चा, एस वाला हाइट है। सर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में छोटा सा बॉल है, उसने बॉल को लिया और बॉल को ऊपर जाके फेंक दिया जोर से, तो बॉल ऊपर 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 के डायरेक्शन पे निकल चला है ऐसे। ओके, जब बॉल नीचे से ऊपर चला जाता है तो बॉल मैक्सिमम हाइट लेता है, तो ये एच मैक्स वाला हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रुक जाता है, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू 0। फिर से तुम लोग का ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन पे आने का ट्राई करता है और नीचे आ ही जाता है, बराबर है। ये सिंपल सा एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं हम लोग फ्री फॉल कंडीशन के अंदर का ग्राफ। बॉल को लिया, ऊपर फेंका, फिर वापस नीचे आ गया बॉल, तो इसके ग्राफ कैसे निकालेंगे? सबसे पहला जो ग्राफ है वो है हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर टाइम निकाला मैंने ये पोजीशन पर, और डिस्प्लेसमेंट रखा है मैंने ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन पे। अब देखो, जब हम लोग टाइम t इज इक्वल टू 0 है, वो बंदे ने बॉल लिया और बॉल को जोर से फेंका, बॉल क्या होगा, बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर जाके नीचे गिरेगा। इसका मतलब वो ट्रैजेक्टरी के पास मेरे पास दो कंडीशंस है, एक है बॉल ऊपर जाने का, ऊपर जाने का इन द सेंस हम लोग सिंपल बोलेंगे जब t इज इक्वल टू 0 बॉल भी 0 वाला कंडीशन पे था, नो डिस्प्लेसमेंट। जब बॉल को फेंका तो फेंकने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। पर ये मैक्सिमम लेवल तक जाएगा देखो बॉल यहाँ से निकला 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 निकला, उसका वेलोसिटी कम 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 होते जाएगा। एट लास्ट वो 0 पे जाएगा, रुकेगा, रुकने के बाद फिर से वो डिक्रीज होते जाएगा, मतलब नीचे गिरेगा। इसका मतलब अगर मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकाला तो ये स्टार्टिंग का लेवल पे 0 से स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम लेवल तक गया, मैक्सिमम लेवल के बाद फिर से वो खुद को डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा और लास्ट में आके 0 पे रख देगा। तो माय डियर, ये एक टाइप का कर्वेचर वाला डोम वाला पार्ट है, और ये डोम वाला पार्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। किसके लिए? फ्री फॉल कंडीशंस के लिए। फिर से मैं बात करता हूं बच्चा, अगर मेरे पास सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की मैं बात करता हूं, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, तो क्या होगा चेंजेस? सर सिंपल सी बात है, जैसे जैसे बॉल को ऊपर फेंका तो क्या होता है, तो बॉल जैसे 30 का स्पीड से गया तो 30 के स्पीड से जाने वाला बॉल ऊपर गया तो 20, ऊपर गया तो 15, 10, 5, 1, 0, ये 0 वाला पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब जैसे जैसे ये अप साइड जाएगा तो उसको ग्रेविटी अपोज करेगा, इसका मतलब ये बॉल ऊपर जाते टाइम खुद के वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, और सबसे मैक्सिमम वाला पोजीशन पे जब बॉल पहुंचेगा उसका वेलोसिटी डायरेक्टली बन जाएगा 0, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से 30 का था, जैसे ऊपर फेंका वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाएगा, 30 का बनेगा 25, 20, 20 के बाद 15, 10, 5, 3, 2, 1, 0, यानी कि ये आएगा कुछ ऐसे डिक्रीज वाला पार्ट। सर ये तो हो गया बस ऑब्जेक्ट इधर से लेके इधर तक जाने वाला पार्ट, पर वही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे भी आता है ना, करेक्ट है ना? जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उसका डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है सबसे मैक्सिमम वाला पोजीशन पे 0, पर जैसे नीचे बढ़ेगा तो ये वाला ग्राफ भी आपका नीचे आएगा कुछ ऐसे, यानी कि आपको नेगेटिव वाला वेलोसिटी मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वाला हाइट से लेके अभी फिर से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है। बात समझ रहे हो आप लोग? यही आता है सेकेंड कंडीशन। अभी जाते हैं हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर। तो एक्सेलरेशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, देखो अभी ये है हम लोग के पास एक्सेलरेशन, ये है हम लोग के पास टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब केस में आपने ए का वैल्यू पकड़ा है जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होता है, इसके लिए -g पकड़ लिया मैंने, करेक्ट है।
और ये ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग कहेंगे, अगर बिल्डिंग का एग्जांपल लेंगे तो ग्रेविटी का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि g का वैल्यू इज -9.8 समथिंग 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 समथिंग। तो इसका मतलब आपका जो ग्रेविटी का रिस्पॉन्स आएगा वो ग्रेविटी का रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव लाइन पे ही रहेगा, और नेगेटिव लाइन पे रह के आपका ग्रेविटी बन जाएगा कुछ ऐसे इधर। ओके, तो ये आएगा आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, ये है टाइम, ये है एक्सीलरेशन, और आपके पास ये निकल गया, ये है आपके पास रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं हम लोग माइनस ऑफ जी वाला पार्ट। ओके, तो ये आपका पेगा ग्राफिकल वाला प्रेजेंटेशन। ओके, ये ग्राफिकल वाला प्रेजेंटेशन होने के बाद जैसे हम लोग कहते हैं XT, VT एंड AT के बाद फ्री फॉल कंडीशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग ने ऑलरेडी PDF के अंदर मेंशन कर दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग को लगेंगे आगे जाके। ओके, सो देखो यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस करना चालू कर दिया, ये पॉइंट है हम लोग के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, यस, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। यस, देखो अभी क्या, मैं एक रीड करते जाऊंगा, आप लोग को एक पॉइंट को समझने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो सबसे पहला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ गिवन बॉडी mass, acceleration, mechanical energy remains constant while speed, velocity, momentum and kinetic energy and potential energy changes। MCQs में आ सकता है ये। फ्री फॉल का कंडीशन है तो क्या कांस्टेंट हो सकता है? सर फ्री फॉल का कंडीशन हो गया तो हम लोग सिंपल कहेंगे मास उसका चेंज नहीं होगा, एक्सीलरेशन अभी ग्रेविटी लगने वाला है उधर -g वाला, उसका मैकेनिकल एनर्जी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, पर उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज होते जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा। लेट्स से एक बिल्डिंग है, फिर से बिल्डिंग का एग्जांपल है क्योंकि हाइट मिलता है हम लोग को वहां पर। तो बिल्डिंग में लेट्स से ये ए वाला पोजीशन, ये आता है मेरे पास बी वाला पोजीशन, ये आता है मेरे पास सी वाला पोजीशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो डिफरेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ तो डिफरेंट होगा। यहाँ पर फिर से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये फिर से डिफरेंट होगा। यहाँ पर फिर से आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फिर से कुछ तो डिफरेंट होगा। पर आप कभी भी काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन निकालोगे तो उसका मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जितना होगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी जो ए वाला पॉइंट का रहेगा वही मैकेनिकल एनर्जी एडिशन ऑफ काइनेटिक प्लस पी एट पॉइंट बी रहेगा, वही मैकेनिकल एनर्जी एडिशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट सी का रहेगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का एडिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात को एकदम समझ के लेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर हम लोग को जानना है, पहचानना है कि ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आया किधर से। बच्चा सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हर एक को पता है, हाफ mv²। आप लोग काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो यूज कर सकते हो हाफ mv²। जब ऑब्जेक्ट तुम लोग का मिडल पोजीशन पे गया तो यूज कर दो हाफ इज इक्वल टू mg², हाफ mv²। यहाँ पर आप लोग पहुंचे तो यहाँ पर यूज कर दो हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी के बारे में। वही पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाले पॉइंट पे mgh, यहाँ पर mgh, यहाँ पर mgh अप्लाई करो, वैल्यूज को पुट करो। यहाँ पर हाइट कुछ नहीं है मतलब h का वैल्यू 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट गया मतलब बस h ही आएगा, यहाँ पर हाफ वाला हाइट आ गया। सो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा, पर आप लोग इसको कर देना और इसको भी आप लोग ऐड करके रखोगे कंडीशन के लिए। ओके, फॉर्मूला बोल के रखता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी जब भी आएगा तो आप लोग यूज करोगे हाफ टाइम्स ऑफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जब आता है तो आप लोग यूज करोगे mgh। ओके, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को यूज करने का है। ओके, नेक्स्ट चलता हूं मैं आगे। देखो तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस स्टेटमेंट को आप लोग को MCQs के अंदर पूछ सकते हैं, इसके लिए इसके एक पैरामीटर आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पैरामीटर बोला है मैंने, नेक्स्ट इक्वेशन है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व्ड। भैया बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब अगर एक बॉडी है, एक बॉडी 5 kg का है, एक बॉडी मेरे पास 10 kg का है,
और 5 kg और 10 kg वाले बॉडी को एक साथ रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? सो दोनों के दोनों बॉडी एट अ टाइम नीचे गिरेंगे, ये इसका मतलब होता है। क्यों? क्योंकि जो मोशन बोलते ना फॉलिंग वाला केस में, इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, दैट इज व्हाई अ हेवी एंड लाइट बॉडी व्हेन रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली विथ सेम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी रहेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h यानी कि हाइट। ओके, और टाइम कितना रहेगा? तो टाइम रहेगा जो नीचे आने का रहेगा वो रहेगा अंडर रूट में 2h डिवाइड बाय वॉट g। ओके, ये पूरा टाइम रहेगा उसका। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करके रखोगे, फ्री फॉल कंडीशन के लिए वो लोग पूछते हैं बार बार। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसने बोला है कंडीशन नंबर व्हाट 3। क्या है कंडीशन बच्चा? सो उसने ये कहा है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस, देयरफॉर टाइम ऑफ असेंडिंग इज द सेम एज टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, जितना एक बॉल लिया उसको ऊपर फेंका, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी कि फ्री फॉल कंडीशन के अंदर जितना अप वाला टाइम यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंडिंग, तो टोटल टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ व्हाट? डिसेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला था आप लोग के पास कितना? u बाई जी, और ये भी कितना निकला है बच्चा? u बाई जी। सो इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ug बाई 2u बाई जी। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करके रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है बेटा इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है द स्पीड with which a body is projected is equal to the speed with which it come back to the point of projection। मतलब जैसे मैंने बॉडी को फेंका, इधर से जो वेलोसिटी निकला वही वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। ओके, as well as the magnitude of velocity at any point on the path is the same whether the body is moving in upward or downward। इसका मतलब आप इधर भी चेक करोगे, इधर सपोज 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है तो इधर भी कितना रहेगा? 20 मीटर पर सेकेंड का ही वेलोसिटी रहेगा, प्रोवाइडेड एक ही ट्राइजेक्टरी के ऊपर पॉइंट होने चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट होने चाहिए। तो आपने अप गया क्या और डाउन आया क्या, पर वो पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग के पास। नेक्स्ट पॉइंट है यस अ पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली। उन्होंने कहा है बेटा पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू द सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर each will then be in the ratio of difference in the square root of the integers। ओके, क्या बोला है? स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, देखो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा ये क्या है एग्जैक्टली। फिर से स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे था उसको छोड़ दिया, फ्रॉम अ हाइट h, द टाइम टेकन बाय टू फॉल थ्रू अ सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये आया टोटल 10 मीटर का है, समझो ऐसे। ये आ गया 1 मीटर, फिर आ गया 1 मीटर, फिर आ गया 1 मीटर, फिर आ गया 1 मीटर। ये सक्सेसिव 1 मीटर का जो फॉल है तो उस पे क्या बोला है? 1 मीटर ईच विल देन बी इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर। ये क्या है? तो ये डिफरेंस है, किसके बीच में का डिफरेंस है? डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये आपको क्लियर कर देगा यहाँ से। ओके, सपोज यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है कुछ ऐसे, बराबर है। ये बिल्डिंग में कोई तो पर्सन खड़ा है जिसके अंदर एक हाथ में एक बॉल है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी उसने पकड़ लिया u इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ पर 1 मीटर का मैंने स्लॉट डाल दिया पूरे बिल्डिंग के अंदर। ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ओके सर, ये 1 मीटर के जो पार्ट्स है वो क्या करेंगे? अभी देखो पूरी बात को समझ के लेंगे। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ना, ये लेंथ, मतलब 1 मीटर को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कितना गया? तो 1 मीटर को पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा है t1 इज इक्वल टू
अंडर रूट में 2 डिवाइडेड बाय वॉट जी। सिमिलरली अगर मैं ये वाला डिस्टेंस की बात करूं ना, अगेन उसके नीचे का सक्सेसिव 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो सक्सेसिव 1 मीटर डिस्टेंस के लिए हम लोग करेंगे T2 एंड T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में 4 बाई जी माइनस हम लोग करेंगे बेटा अंडर रूट में कितना 2 बाई जी। ओके सर, सिमिलरली ऐसे आगे प्रोसीड करते जाओगे तो प्रोसीड करने के बाद आप लोग को T3 वाला जो टाइम मिलेगा वो फिर से वही रहेगा। T3 वाला टाइम कितना रहेगा, सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट में फिर से 3√3 माइनस कितना आएगा √2, मल्टीप्लीकेशन में आता है √2 डिवाइड बाय वॉट जी। ये बड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट है, आप लोग बस इतना ही समझो। सक्सेसिव डिवीजन जब निकलता है 1 मीटर का, तो सक्सेसिव डिवीजन यानी कि हम लोग इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करके बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स यूज करके इसके अंदर हम लोग ने सक्सेसिव डिवीजन वाला पार्ट ला सकते हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन यूज करके ये पार्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे √1, फिर आता है तुम लोग का √2 माइनस √1, कॉमा √3 माइनस √2, कॉमा √4 माइनस √3, ऐसे आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये आएगा लेट्स से इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन ऐसा है इसका यहाँ पर रूट में x माइनस हम लोग करेंगे सॉरी रूट के अंदर रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर कितना है y, ये सक्सेसिव डिवीजन का फॉर्मूला है। ओके, पर यहाँ पर जो y है y चालू होता है 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 4 से लेके आगे बढ़ता है, और जो x चालू होता है वो हमेशा चालू होता है 1 से। तो अगर आप लोग पुट करोगे सबसे पहले ये वाला कंडीशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो आपको आता है अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में वॉट 0, यानी कि ये आता है अंडर रूट में 1, जो आप लोग को पहला कंडीशन मिल गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, सक्सेसिव डिवीजन वाला। तो सक्सेसिव डिवीजन का अंडर रूट में फिर से x का वैल्यू मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया तो 2 माइनस y का वैल्यू फिर से हम लोग 1 से इंक्रीज करेंगे, 0 से बढ़ के कौन होता है 1, तो आता है हम लोग के पास √2 माइनस √1, मतलब ये फिर से अगेन एक नंबर से बड़ा कर देंगे तो √3 माइनस √2, यानी कि ये पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते जाएंगे वैसे। ओके, तो आपको बस इतना ही दिमाग में रखने का है, ये पार्ट से मल्टीप्लाई करते जाओ, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस को बस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, और वो वेलोसिटी हम लोग के पास अंडर रूट में 2 बाई जी। ओके, ये अगेन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में कितना है बच्चा 2 बाई जी। आगे जाके मुझे मिलेगा यहाँ पर रूट में लेट्स से 7 है, माइनस रूट में कितना है बच्चा 6 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को √2 बाय वॉट जी। ऐसा करके 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 हम लोग को एक एक सक्सेसिव वाला पार्ट मिलते जाएगा, सक्सेसिव वाले पार्ट के अंदर का ये पूरा रेशो बनते जाएगा। ओके, सो ऐसे है हम लोग के पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टॉपिक बहुत बढ़िया है, टॉपिक बहुत उम्दा है। टॉपिक का वेटेज अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले वीडियो में बताया, पर ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये टॉपिक के ऊपर आप लोग का एनएलएम है, यही टॉपिक के ऊपर आप लोग का मोशन इन अ प्लेन है। तो 2D समझने के लिए और तुम लोग का एनएलएम समझने के लिए टॉपिक समझना ही चाहिए। ओके, टॉपिक के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे शॉर्टकट्स वाले पार्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। आई होप तुम लोग इसका अच्छे से वीडियो देख कर एक अच्छे से नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाने के बाद हम लोग को इसके ऊपर के MCQs को सॉल्व करना है। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड